आक्रमण। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद वंश का। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद वंश का और मगध का राजा था घनानंद। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद वंश का। नेक्स्ट, मगध का राजा सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था घनानंद। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो लगभग 2 वर्ष का अभियान था सिकंदर का। भारत में 26 माह के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सिकंदर भारत में कितने समय रहा? तो लगभग 2 वर्ष का अभियान था इसका और 26 माह तक ये भारत में रहा है। सिकंदर महान ने 225 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। नेक्स्ट, राजा डिमेट्रियस हिंद यूनानी राजा था। ये हिंद यूनानी वंश के राजा थे। राजा डिमेट्रियस हिंद यूनानी राजा थे। रुद्रदामन शक वंश के राजा थे। रुद्रदामन राजा थे शक वंश के। गोंडो फर्नीस पहलव वंश का राजा था। गोंडो फर्नीस पहलव वंश के राजा थे। विम कडफिसस कुषाण वंश के राजा थे। विम कडफिसस कुषाण, गोंडो फर्नीस पहलव, रुद्रदामन शक डिमेट्रियस हिंद यूनानी। डिमेट्रियस हिंद यूनानी। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण या राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया वह है मशक। युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मशग। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। भारत में सिकंदर की सफलता के कारण थे। उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी फौज बेहतर थी। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। नेक्स्ट, वह भारतीय राजा या वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पुरु या पोरस नाम था उसका। वह भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, पुरु या पोरस। अच्छा, नेक्स्ट है सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेकस। डायमेकस बिंदुसार के समय भारत आया था। सिकंदर के साथ डायमेकस भारत नहीं आया था। सिकंदर के साथ डायमेकस भारत नहीं आया था। प्रथम भारतीय, अब मौर्य साम्राज्य देखेंगे। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश मौर्य। गुप्त, मौर्य, वर्धन और कुषाण में सबसे पुराना राजवंश था मौर्य राजवंश। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है। विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में
चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट वर्णन हुआ है। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की विलियम जोन्स ने। वह जिसने सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। जस्टिन, वह जिसने सेंड्रोकोटस मतलब चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन। और सेंड्रोकोटस से जो है चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की है विलियम जोन्स ने। यानी विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है और सेंड्रोकोटस यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का वर्णन किया है जस्टिन ने। सेंड्रोकोटस कहा है चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने और चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है जस्टिन ने। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के, दोनों के प्रधानमंत्री रहे हैं कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। ये कौटिल्य या चाणक्य, इनका बचपन का जो नाम था विष्णुगुप्त था। तो चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे विष्णुगुप्त के नाम से। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन सिद्धांतों की पुस्तक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक शासन सिद्धांतों की पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का अंग है राजा अमात्य जनपद दुर्ग को सेना मित्र। राजा अमात्य जनपद दुर्ग, ऐसे याद करो, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोस सेना मित्र। राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोस सेना मित्र, ये सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंग है। सप्तांग सिद्धांत में राज्य के अंग हैं। राजा अमात्य जनपद दुर्ग, राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोस सेना मित्र। राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोस सेना मित्र। राजा अमात्य जनपद दुर्ग कोस सेना मित्र। अभी हमने बताया कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन सिद्धांतों की पुस्तक है। आगे बता रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। अच्छा, अभी हमने बताया था कि ये शासन सिद्धांतों की पुस्तक है। आगे बता रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों पर। मैकियावेली प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। मैकियावेली प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। प्राचीन नगर के अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं, वह है पाटलिपुत्र। प्राचीन नगर जिसके अवशेष कुम्भहार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। कह रहे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त, वह मौर्य राजा जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का। बुलंदीबाग प्राचीन स्थान है पाटलिपुत्र का और वह मौर्य राजा
जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की? चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य ने। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र पहली बार जीता चंद्रगुप्त मौर्य ने। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंधु एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था चंद्रगुप्त ने। सेल्यूकस को हराया था चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था 305 ईसा पूर्व। ये मानचित्र दिखाया गया है अशोक के शासनकाल, उस अशोक के शासनकाल का है यह मानचित्र। इतने दूरी तक जो है उस समय अशोक ने कब्जा कर रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की अशोक ने। सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने। कह रहे अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, श्रीलंका, जबकि अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सब शामिल थे अशोक के साम्राज्य में, लेकिन श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। ध्यान रखना, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है, दूसरे और 13वें शिलालेख में, दूसरे और 13वें शिलालेख में, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख में, दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण कराया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम की उपाधि। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है देवनाम प्रिय की उपाधि। देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में। तीसरी बौद्ध सभा का आयोजन हुआ था अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, अशोक और दशरथ, ये दो ऐसे शासक थे मौर्य शासक, अशोक और दशरथ। अशोक और दशरथ दोनों जो है बौद्ध धर्मानुयायी थे। अशोक और दशरथ दोनों मौर्य शासक थे। अशोक और दशरथ ये क्या थे? ये बौद्ध धर्मानुयायी थे। रज्जुक थे मौर्य शासन में अधिकारी। रज्जुक कहा जाता था, मौर्य शासन के अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। मौर्य शासन के अधिकारियों को रज्जुक कहा जाता था। सार्थवाह कहते थे व्यापारियों के काफिले को सार्थवाह कहते थे, और रज्जुक कहते थे मौर्य शासन में अधिकारियों को। नेक्स्ट है वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था, अग्रहारिक। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। युक्त, प्रादेशिक, रज्जुक ये मौर्य शासन के भाग है, मौर्य प्रशासन के भाग थे। ये मौर्य प्रशासन में अधिकारी थे। कौन?
युक्त प्रादेशिक रज्जु, लेकिन अग्रहारिक मौर्य प्रशासन में कोई अधिकारी नहीं होता था। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का अधिकारी नहीं है। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सारनाथ 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 स्तंभ का निर्माण किया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। सांची का स्तूप बनाया था अशोक ने। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं सांची को। अच्छा, कौशाम्बी में है घोषित राम मठ। कुशीनगर में राणा भर स्तूप। कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर राणा भर स्तूप। सारनाथ में है धमेक स्तूप। सारनाथ में है धमेक स्तूप। श्रावस्ती सहित महत। श्रावस्ती सहित महत। सारनाथ धमेक स्तूप। सारनाथ धमेक स्तूप। कुशीनगर में राणा भर स्तूप। कुशीनगर राणा भर स्तूप। कौशाम्बी घोषित राम मठ। कौशाम्बी में घोषित राम मठ। तो याद रखना, कौशाम्बी घोषित राम मठ, कुशीनगर में राणा भर स्तूप, सारनाथ में धमेक स्तूप और श्रावस्ती में सहेत महत। सहेत महत। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम है। तो लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। लुम्बिनी से गए कपिलवस्तु, फिर गए बोधगया। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक ने तीर्थ यात्रा की थी। लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बोधगया। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत। प्राकृत। अच्छा, वह अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्ठी भाषा में, खरोष्ठी लिपि में है, सहबाजगढ़ी। अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख ऐसा है जो खरोष्ठी भाषा में है। अशोक का सहबाजगढ़ी अभिलेख ऐसा है कि खरोष्ठी भाषा में है। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा में। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। जेम्स प्रिंसेप ने। वह स्थान जहां अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अनुराधापुर। वह स्थान जहां अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चलता है, अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। वह स्थान जहां से अशोक की ब्राह्मी लिपि का पता चला है अनुराधापुर। अशोक के शिलालेखों में को सर्वप्रथम पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने। और प्राचीन पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख अशोक के हैं प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में। प्राचीन भारत की वह एक लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। प्राचीन भारत में वह लिपि जो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, दाएं से बाएं लिखी जाती थी, वो थी खरोष्ठी लिपि। दाएं से बाएं लिखते थे, तो ये प्राचीन भारत की लिपि है खरोष्ठी, जिसको दाएं से बाएं, दाईं ओर से बाईं ओर लिखते थे, खरोष्ठी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम का उल्लेख हुआ है तो वो नाम है प्रियदर्शी। प्रियदर्शी।
अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है। अशोक के प्रस्तर स्तंभ पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है। सुंडाकार ध्यान रखना, स्तंभों का सैप्ट सुंडाकार है। मास्की गुर्जरा, नेक्टरर एवं उड़े गोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। मास्की गुर्जरा, नेक्टरर एवं उड़े गोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। मास्की गुर्जरा, नेक्टरर, उड़े गोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। अशोक का रोमनदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रोमनदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रोमनदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। अशोक का रोमनदेयी स्तंभ संबंधित है बुद्ध के जन्म से। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामो उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। गुर्जरा लघु शिलालेख है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामो उल्लेख किया गया है स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भाब्रू स्तंभ। अच्छा, केवल एकमात्र स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वो है भाब्रू स्तंभ। और गुर्जरा लघु शिलालेख में अशोक का नामोल्लेख हुआ है, और गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है गुर्जरा लघु शिलालेख। और वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है वो है भाब्रू स्तंभ। भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति प्राप्त थी, प्रति मिली थी। कह रहे हैं उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति मिली थी कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वो है अशोक का 13वां शिलालेख। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वो शिलालेख है 13वां शिलालेख। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन है अशोक के 13वें शिलालेख में। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख 12। शिलालेख 12 जो है अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। शिलालेख 12 अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है। शिलालेख 12। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं वे हैं दूसरा और 13वां शिलालेख। दूसरे और 13वें शिलालेख, अशोक के दूसरे और 13वें शिलालेख से हमको संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। और अशोक का 12वां जो शिलालेख है उससे जो है पता चलता है धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था अशोक जो है धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित था। ये बात पता चलती है 12वें शिलालेख से। और 13वें में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है 13वें शिलालेख में। और दूसरे और 13वें शिलालेख से हमको संगम राज्य के विषय में भी जानकारी मिलती है। दूसरे और 13वें शिलालेख से संगम राज्य के विषय में जानकारी मिलती है। ये 4 वंश दिए हैं। पूछा है कि वह दक्षिणी राज्य कौन सा जिसका अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं है। तो अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं होगा सातवाहनों का, क्योंकि सातवाहन वंश
मौर्य वंश के बाद आया है, तो इसलिए अशोक के अभिलेखों में सातवाहन वंश का उल्लेख नहीं मिलेगा। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। वो अशोक का अभिलेख है पांचवा स्तंभ अभिलेख। अशोक के पांचवें स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि अशोक द्वारा पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। तो ये पता चलता है अशोक के पांचवें स्तंभ अभिलेख से। तो अशोक के पांचवें स्तंभ अभिलेख से पता चलता है कि अशोक ने जो है पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई है, और ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। यानी पशुओं के वध पर पाबंदी जो अशोक ने लगाई थी, इसका पता चलता है हमको पांचवें स्तंभ अभिलेख से। टालमी फिलाडेल्फस तुर्मय, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, शासक था मिस्र का। टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, शासक था मिस्र का। कराचोल गुप्त मौर्य पल्लव में वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर देशों जैसे सीरिया मिस्र के साथ राजनयिक संबंध थे। तो मौर्यों के जो है सीरिया मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। और तो हमने बताया कि टालमी फिलाडेल्फस, जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, वो राजा था कहाँ का? मिस्र का। और अशोक के सीरिया और मिस्र से राजकीय संबंध थे, इसको भी याद रखना। अशोक के समय में जो है, यानी मौर्य शासकों के समय में जो है, सीरिया और मिस्र के साथ भारत के राजकीय संबंध थे। नेक्स्ट, प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश माना गया है। सोह गौरा ताम्रपत्र। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश माना गया है, शाह गौरा ताम्रपत्र। प्राचीन भारतीय अभिलेख वह एक खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है, शाह गौरा ताम्रपत्र। यानी अशोक के समय में जो है शाह गौरा ताम्रपत्र एक ऐसा शाही आदेश था। ये अभिलेख से पता चला है कि शाह गौरा ताम्रपत्र से पता चलता है कि अशोक के समय में जो है खाद्यान्नों को जो है संकट काल के लिए सुरक्षित रखने के विषय में व्यवस्था थी। शाह गौरा ताम्रपत्र से पता चलता है। मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वाले को दिया जाता था मृत्युदंड। मौर्य काल में टैक्स चोरी करने वाले को दिया जाता था मृत्युदंड। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत में आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। मैगस्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज को विभाजित किया है 7 श्रेणियों में। और प्रसिद्ध यूनानी था, ध्यान रखना, यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में।
कह रहे हैं मैगस्थनीज की इंडिका वह स्रोत है जिससे पता चलता है प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मैगस्थनीज की इंडिका से हमको पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मैगस्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। मैगस्थनीज की इंडिका से पता चलता है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी। और मैगस्थनीज ने इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। 7 श्रेणियों में बांटा है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। इंडिका वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मैगस्थनीज की इंडिका वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मैगस्थनीज की इंडिका वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मैगस्थनीज की इंडिका। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि थे मौर्य काल में। भाग और बलि होते थे राजस्व के स्रोत। भाग और बलि राजस्व के स्रोत थे। और वह स्रोत जो मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है। मैगस्थनीज की इंडिका। और मौर्य काल में भाग और बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में भूमि कर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था एकत्रित किया जाता था सीता अध्यक्ष द्वारा। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समहर्ता। अच्छा, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है राजकीय भूमि से प्राप्त आय, यानी सीता अध्यक्ष ही राजकीय भूमि से जो है प्राप्त आय को एकत्रित करता था। और समहर्ता क्या करता था? मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करता था। अच्छा, तो भूमिकर जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था इसको एकत्रित करता था सीता अध्यक्ष। भूमिकर को एकत्रित करते थे सीता अध्यक्ष और राजस्व इकट्ठा करते थे मौर्य काल में समहर्ता। मौर्य काल में राजस्व इकट्ठा करते थे। मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप का अधिकारी था पौतवा अध्यक्ष। पौतवा अध्यक्ष तौल माप का अधिकारी होता था। मौर्य काल में पौतवा अध्यक्ष तौल माप प्रभारी था पौतवा अध्यक्ष। और मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करते थे। और तौल माप प्रभारी थे पौतवा अध्यक्ष। प्रकोंदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था। यह था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। अगर कोई कीचड़ फैलाएगा सड़क पर कीचड़ फैलाने पर प्रकोंदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन में ये जुर्माना लिया जाता था। सड़क पर कीचड़ फैलाने पर प्रकोंदक सनिरोधे जुर्माना लिया जाता था।
मौर्य युगीन अधिकारी जो तौल माप प्रभारी थे वो थे पौतवाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष तौल माप के प्रभारी होते थे पौतवा अध्यक्ष। अच्छा, प्रकोंदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन में जुर्माना वसूला जाता था। प्रकोंदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला जुर्माना था। ये सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से लिया जाता था। प्रकोंदक सनिरोधे मौर्य प्रशासन में लिया जाने वाला जुर्माना है जो कि सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों से लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। धर्म स्थायी कंटका शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में न्यायालय अस्तित्व में थे। कौन से न्यायालय अस्तित्व में थे? धर्म स्थायी एवं कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में ये न्यायालय अस्तित्व में थे। तो न्यायालय अस्तित्व में थे कौन कौन से? धर्म स्थायी एवं कंटक शोधन। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में जो न्यायालय होते थे उनको कहते थे धर्म स्थायी और कंटक शोधन। कंटक शोधन। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं में गाथाओं को कंठस्थ करने का व्यवसाय था। फिर से समझेंगे क्वेश्चन को। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मगध एवं सूत वर्गों का। मागध एवं सूत वर्गों का। मागध एवं सूत वर्ग जो होता था वो जो है राजवंशी इतिहासों में वीर गाथाओं को कंठस्थ करने का उनका व्यवसाय था। मागध एवं सूत वर्गों का। नेक्स्ट, प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। वह प्राचीन ग्रंथ प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें प्राचीन भारत का वह ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है वो है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्ता पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई। अर्थशास्त्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। जातक मनुस्मृति याज्ञवल्क्य अर्थशास्त्र में पुनर्विवाह वर्जित है। तो पुनर्विवाह वर्जित है, ध्यान रखना। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। पुनः विवाह वर्जित है मनुस्मृति में पुनर्विवाह वर्जित है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्य क्षत्रियों का, फॉलन क्षत्रिय। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर था वात्य क्षत्रियों का, फॉलन क्षत्रिय। मनु ने जो है विदेशियों को भारतीय समाज में मनु ने वात्य क्षत्रिय कहा है, विदेशियों को फॉलन क्षत्रिय। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम। तो सबसे पहले आया मैगस्थनीज, फिर फाहयान, वेनसांग, इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया। फाहियान, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में वेनसांग आया। इत्सिंग सबसे लास्ट में आया है।
तो मैगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग, ये प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम। मैगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग एवं इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। मैगस्थनीज, फाहियान, वेनसांग, इत्सिंग। चंद्रगुप्त का अन्य नाम था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का अमित्रघात। बिंदुसार अमित्रघात और चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात। बिंदुसार अमित्रघात और चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त होता था सेंड्रोकोटस, बिंदुसार अमित्रघात। अशोक का नाम था प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी। चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के 2-3 नाम थे। कौन कौन सा था? चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य के अन्य नाम थे विष्णुगुप्त, कौटिल्य। अशोक का प्रियदर्शी, अशोक को प्रियदर्शी कहते थे। बिंदुसार अमित्रघात, बिंदुसार को अमित्रघात और चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। बिंदुसार अमित्रघात, चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस। अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। बृहदत्त अंतिम मौर्य सम्राट था बृहदत्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का संस्थापक था बृहदत्त। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। तो शुंग वंश की जो बृहदत्त को मारकर शुंग वंश की नींव डालेगा पुष्यमित्र शुंग। तो अंतिम मौर्य सम्राट जो है बृहदत्त की हत्या करके जो है उसका सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश की नींव डालेगा। तो शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग शुंग वंश का संस्थापक था तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। अच्छा, पुष्यमित्र शुंग ने जो है इसका शुंग वंश की नींव डाली। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम राजा हुआ देवभूति। देवभूति की हत्या की वसुदेव कंडों ने। देवभूति हुआ शुंग वंश का अंतिम राजा और देवभूति की हत्या किया वासुदेव कंडों ने। वासुदेव कंडों ने देवभूति की हत्या करके कंडो वंश की नींव डाली और राज सिंहासन को हथिया लिया था। तो ध्यान रखना, बृहदत्त को मारा था पुष्यमित्र शुंग ने, शुंग वंश की नींव डाली और फिर शुंग वंश का अंतिम राजा बना कौन? देवभूति, राजा देवभूति। और राजा देवभूति की हत्या किया उसके मंत्री वासुदेव कंडों ने और वासुदेव कंडों ने कंडो वंश की नींव डाली। कंडो वंश की नींव डाली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वह था चंद्रगुप्त मौर्य। जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी अशोक, रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने। अच्छा, गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था चंद्रगुप्त ने और सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी अशोक ने, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी। अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने। बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था रुद्रदामन प्रथम ने। बिना बिगाड़ के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। रुद्रदामन प्रथम ने। मौर्योत्तर काल देखेंगे हम लोग। मौर्योत्तर काल। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के
रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है कठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। नेक्स्ट, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन की जो उपलब्धियां हैं वो जूनागढ़ अभिलेख में वर्णित हैं। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था कुषाणों ने। कुषाणों ने प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने और सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए थे कुषाणों ने। अच्छा, नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए कुषाणों ने और सबसे संख्या में सर्वाधिक तांबे के सिक्के चलाए हैं। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए हैं कुषाणों ने। सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के चलाए कुषाणों ने और नियमित रूप से सोने के सिक्के भी कुषाणों ने ही चलाए। नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए हैं कुषाणों ने। कुषाणों ने किसके सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है? तो कनिष्क के सिक्कों पर। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है, यानी कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। कनिष्क के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ है। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिसेस। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिसेस। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है, विम कडफिसेस। और यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि है 81 ईस्वी सन। 81 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था 78 ईस्वी में। कुषाण शासक कनिष्क का राज्यारोहण हुआ था या राज्याभिषेक हुआ था 78 ईस्वी में। शक संवत प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में। अच्छा, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ है 78 ईस्वी में और शक संवत का प्रारंभ भी 78 ईस्वी में हुआ है। विक्रम संवत एवं शक संवतों में अंतर है 135 वर्ष का। विक्रम संवत और शक संवत में अंतर है 135 वर्ष का। 135 वर्ष का। तो शक संवत का प्रारंभ किया गया 78 ईस्वी में, जबकि विक्रम संवत जो प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व और शक संवत प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। 78 ईस्वी में शक संवत प्रारंभ हुआ है और विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे। पतंजलि। अच्छा, कनिष्क के दरबार से संबद्ध था कौन? कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे वसुमित्र, अश्वघोष, चरक, नागार्जुन। चरक, नागार्जुन, वसुमित्र और अश्वघोष ये कनिष्क के दरबार से संबद्ध थे। पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं थे।
कनिष्क के रबतक अभिलेख में किन नगरों का उल्लेख है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा का उल्लेख है कनिष्क के रबतक अभिलेख में, लेकिन श्रावस्ती का उल्लेख नहीं, इसको भी ध्यान रखना। कनिष्क के रबतक अभिलेख में श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। किसका है? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र तथा चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। कनिष्क के रबतक अभिलेख में इनका उल्लेख है। साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक तथा जीवक ने। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। इंपॉर्टेंट है ये। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कंडो वंश ने। अच्छा, मौर्यों के बाद शुंग वंश आया है और शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया कंडो वंश ने। कंडो वंश ने। पुष्यमित्र, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? गौतमी पुत्र सतकर्णी। वह शासक जिसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन और वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है गौतमी पुत्र सतकर्णी को। सिमुक संस्थापक था सातवाहन वंश का। अच्छा, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य था सातवाहन और सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था? पांचाऊ। सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक और चीनी जनरल जिसने पांचाऊ को हराया था, चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था पांचाऊ। पांचाऊ चीनी जनरल था, इसने जो है कनिष्क को हराया था। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी, तो वह वंश था मौर्य और कुषाण वंश। मौर्य और कुषाण वंश की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। मौर्य और कुषाण वंश, मौर्य और कुषाण वंश की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली थी। मौर्य और कुषाण वंश की सीमाएं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कुषाण काल में। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई है? कुषाण काल में। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। कला की गंधार शैली फली फूली कुषाणों के समय। अब राजवंश देखेंगे। सिक्के तो कुषाणों ने चलाया है स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के। स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के कुषाणों ने चलाया है। गुप्त वंश ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के चलाए, गुप्तों ने। अच्छा, कुषाणों ने चलाया है स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के। कुषाणों ने चलाया है स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के और गुप्त ने स्वर्ण एवं रजत सिक्के। स्वर्ण एवं रजत सिक्के गुप्तों ने चलाया है। सातवाहनों ने चलाया सीसा एवं पोटीन के सिक्के। सीसा पोटीन कौन चलाया? सातवाहना। सातवाहन वंश ने सीसा एवं पोटीन के सिक्के चलाए हैं। और कलचुरी ने चलाया है स्वर्ण रजत एवं ताम्र के सिक्के। कलचुरी राजवंश ने स्वर्ण रजत और ताम्र के सिक्के चलाए। स्वर्ण रजत ताम्र सिक्के कलचुरी, सीसा पोटीन सातवाहन, स्वर्ण रजत गुप्त, स्वर्ण और ताम्र सोने और तांबे के सिक्के चला कुषाण। सोने तांबे के कुषाण, सोने और रजत के गुप्त, सीसा पोटीन सातवाहन, स्वर्ण रजत और ताम्र कलचुरी। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का
बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। अफगानिस्तान का बमियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार कला शैली। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गंधार कला शैली। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसको कहते हैं गंधार कला शैली। वह मूर्ति कला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। गंधार मूर्तिकला वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। गंधार मूर्तिकला वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान यानी शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है। वो कौन सी कला है? गंधार मूर्तिकला। और गंधार मूर्तिकला में भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है। भारतीय और यूनानी शैली का सम्मिश्रण है गंधार कला शैली। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में सही कालानुक्रम तो यूनानी शक कुषाण और हूण ये क्रम है। यूनानी शक कुषाण हूण। सबसे पहले आया यूनानी, फिर शक, फिर कुषाण, हूण। ये आक्रमण हुए हैं, इनका सही क्रम यूनानी शक कुषाण हूण। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, डेरियस प्रथम। कह रहा है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट एवं सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। चालुक्य, पल्लव और राष्ट्रकूटों में सबसे पुराना राजवंश है सातवाहन। सातवाहन जो है चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट में जो है पुराना है। चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट में सातवाहन वंश पुराना है। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, डेरियस प्रथम। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मिलती है मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती एवं प्रतिष्ठानपुर, यानी अमरावती जो है सातवाहनों की राजधानी थी और प्रतिष्ठान भी थी। तो सातवाहनों की राजधानी अवस्थित थी अमरावती और प्रतिष्ठान में। सातवाहनों की राजधानी अमरावती एवं प्रतिष्ठान में। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सतकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ। हाथी गुफा लेख के साथ। कह रहे हैं खारवेल वह जो जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख से और खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा अभिलेख के साथ और खारवेल जो है जैन धर्म का संरक्षक था। खारवेल जैन धर्म का संरक्षक था। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे चेदी वंश महामेघ वाहन से। तो खारवेल जो था ये चेदी वंश का था और ये जैन धर्म का संरक्षक था।
खारवेल जैन धर्म का संरक्षक। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। पूर्वी रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान था विधि में। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। शुंगों के पूर्वज मूलतः संबंधित थे उज्जैन से। सुवर्णभूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। तो ये राजा है बालपुत्र देव ने। कह रहे हैं सुवर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की नालंदा में और उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने की प्रार्थना की, वह राजा है बालपुत्र देव। बालपुत्र देव।